हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फिर से एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जिस विचारक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है जीन जैक्स रूसो। कि यूं तो प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बहुत सारे गहराई वाले अध्ययन को हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और उसके बाद में हमने हॉब्स और लॉक को भी पढ़ा। सबके विचारों में मुख्य रूप से किसी न किसी एक ऐसे तत्व का केंद्रीकरण था जिसने राजनीति विज्ञान के ज्ञान को विशिष्ट रूप से समृद्ध किया है। इस समृद्धि की अगली कड़ी के रूप में हम जीन जैक्स रूसो को देखते हैं। इनका जन्म 1712 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में जिनेवा में इनका जन्म हुआ था। जिनेवा में जब स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ तब काफी ज्ञान समृद्ध हो चुका था और उसकी समृद्धि हमें इस रूप में स्पष्ट रूप से नजर आती है कि जिस वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग रह रहे हैं या जिस राजनीतिक विज्ञान को हम लोग इतनी गहराई से पढ़ रहे हैं, उसके ज्ञान में जीन जैक्स रूसो ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज हम सब लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र हमारे जीवन का मुख्य आधार बना हुआ है। न केवल भारत में वरन विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में लोकतंत्र की भूमिका छिपी हुई नहीं है और इसकी निरंतरता जो हम देखते हैं वो लगातार हमको स्पष्ट रूप से नजर आती है कि विश्व के बहुत सारे राष्ट्र, अधिकांश राष्ट्र ही इस लोकतंत्र को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में वो सारी की सारी विचारधाराएं समाविष्ट हैं जिन विचारों को हम पाना चाहते हैं या हम ऐसी विचारधारा को अपनाना चाहते हैं जो आगे तक हमारी पीढ़ी में लगातार बनी रहे। ऐसे ही विचार सबसे पहले रूसो के सिद्धांतों में इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण मिला जब वो स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया उन्होंने कि किस रूप में समानता और मानव मात्र की महत्ता, क्योंकि हम सब सबसे पहले मानव हैं। जब तक मानव स्वयं अपनी महत्ता को नहीं पहचान पाएगा, जब तक मानव के संबंध स्पष्ट रूप में बेहतर नहीं होंगे या मानव की इज्जत या सम्मान नहीं कर पाएगा, तब तक व्यक्ति के संबंध और व्यक्ति और राज्य के संबंधों में एक मुख्य आधार नहीं बन पाएगा। इसलिए सबसे पहले रूसो ने ही समानता की बात को गहराई से समझाया और उसके बाद वो मानव मात्र की महत्ता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी एक स्पष्ट छवि बनाने में सफल हुए। तो मानव क्या चाहता है, उसका स्वभाव कैसा है, ये हमने पढ़ा और उस स्वभाव के हिसाब से वर्तमान में मानव क्या चाहता है और किस रूप में उसे अपनी समस्त सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और जितनी भी शैक्षणिक है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सारी डायमेंशन को, जो इतने सारे आयाम हैं मानव के जीवन के, उन समस्त आयामों को किस प्रकार से उसने व्यवस्थित किया है, संतुलित किया है। और इस संतुलित जीवन में यदि मानव की गरिमा बनी रहती है और मानव में समानता की बात नजर आती है तो वो स्पष्ट रूप से रूसो के विचारों का ही एक प्रदर्शन है। तो क्या है रूसो के विचार, उनको जानने से पहले हम पुस्तकों पे ध्यान देंगे जो रूसो ने लिखी हैं। यूं तो रूसो ने अपने ज्ञान को बहुत सारे पुस्तकों के माध्यम से फैलाने का प्रयास किया है, फिर भी उनकी 4 प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार है। नंबर 1 है डिस्कोर्सेस इन आर्ट एंड साइंस।
नंबर 2 है द इमाइल, नंबर 3 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी। अर्थात इन पुस्तकों में रूसो ने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातों का ज्ञान बताया, ज्ञान दिया, जो राजनीति विज्ञान की मुख्य आधार रूप में अपनाए जाने थे। तो जो नींव रखी थी हॉब्स ने और लॉक ने, उसी से कुछ आगे निकलकर रूसो ने ये समझाने का प्रयास किया कि मनुष्य में समानता के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों का होना आवश्यक है। और उन्होंने इस बात में समझाया कि प्रत्येक मनुष्य में एक इच्छा होती है और वो इच्छा 2 भागों में विभाजित होती है और उन अलग अलग इच्छाओं के प्रारूप भी अलग होते हैं। तो यानी कि रूसो ने अपने विचारों को सामान्य इच्छा का सिद्धांत में प्रतिपादित किया। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि रूसो की सामान्य इच्छा। रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत में उसने ये समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से मनुष्य सामाजिक जीवन में रह रहा था, उसके साथ साथ वो राजनीतिक जीवन में भी रह रहा था। सामाजिक और राजनीतिक जीवन जहाँ संगठित इकाई के रूप में, परिवार के रूप में और राज्य के रूप में जो हमें नजर आ रही थी, उस समय जो भी चीजें मौजूद थी उन सभी में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता महसूस हो रही थी, जिसकी कमी रूसो को नजर आ रही थी। तो उसने उस जीवन में जो राजनीतिक जीवन मनुष्य जी रहा था, जो सामाजिक जीवन मनुष्य जी रहा था, उसमें कुछ अन्य शब्द भी जोड़े, जिसमें उसने स्वतंत्रता, सत्ता, हित और कर्तव्यों की भी बात की। क्या होती है स्वतंत्रता? किस रूप में हम अपने जीवन को स्वतंत्र जीवन बनाकर और भी अधिक रूप में स्पष्ट रूप से हम दर्शा सकते हैं? उस स्वतंत्रता के साथ साथ जो शासन सत्ता है, वो शासन सत्ता का प्रारूप किस रूप में होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद उसने ये समझाने का प्रयास किया कि प्रत्येक व्यक्ति, जो हॉब्स और लॉक ने बताया, हॉब्स ने बताया कि मनुष्य स्वार्थी होता है, लॉक ने समझाया केवल स्वार्थी नहीं सहयोगी भी होता है। तो स्वार्थ और सहयोग मिलकर क्या बन जाता है? हित बन जाता है कि ऐसी चीज जो हमारे हित में हो वह ही हमारी सामान्य इच्छा हो सकती है। और इन सब के साथ जहाँ स्वतंत्रता, सत्ता, हित की बात होती है, तो ये सारी चीजें अधिकार के रूप में हमारे जीवन में मौजूद है। लेकिन केवल अधिकार ही पर्याप्त नहीं है, उन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का होना भी आवश्यक होता है। अतः रूसो ने ये समझाने का प्रयास किया कि मानव समानता, स्वतंत्रता, हित और सत्ता के साथ रहते हुए अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखे, अपनी मानवता को बनाए रखे, वही उसकी सामान्य इच्छा होगी। तो यहाँ पर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत, तो रूसो ने इन्हीं सारी बातों को उस एक सिद्धांत में प्रतिपादित किया और वही सिद्धांत रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत कहलाता है। मैंने सामान्य रूप से उन शब्दों का से आपका परिचय करवाया जो इस सिद्धांत में समावेश किए हुए हैं, लेकिन रूसो की एक अपनी ही भाषा थी। तो रूसो ने अपनी भाषा के रूप में किस रूप में इस सामान्य इच्छा को समझाया, हम किताबी जो लाइनें हैं, जो किताबी शब्द हैं, उसके रूप में पढ़ेंगे। रूसो ने कोटेशन के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो, सामान्य इच्छा कहलाती हो। तो नागरिकों की वह इच्छा जो सबके हित में हो,
उसी को रूसो ने सामान्य रूप में सामान्य इच्छा कहा है कि हम सब समाज में रहते हैं, हम सब राज्य में रहते हैं, तो हम सभी के कुछ सामान्य हित है और वही हित सामान्य इच्छा का रूप ले लेती है। तो सामान्य इच्छा के रूप में रूसो का जो राजनीतिक दर्शन है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है और इसी सामान्य तत्व ने, सामान्य इच्छा के तत्व ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत कहलाता है, जो राज्य की उत्पत्ति और सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के विचारों में निहित है कि सामाजिक अनुबंध से ही समाज की उत्पत्ति हुई और सामाजिक अनुबंध से ही एक राज्य की उत्पत्ति हुई और इसी अनुबंध पे सामान्य इच्छा छिपी हुई है। रूसो सामान्य इच्छा के विचार द्वारा निरंकुश राज्य का विरोध करते हुए लोकतंत्र की आधारशिला रखता है तथा इस धारणा पर स्वतंत्रता, सत्ता, हित व कर्तव्य, व्यक्ति व सर्वव्यापकता में सामंजस्य प्रस्तुत करता है। तो रूसो ने इस सामान्य इच्छा के द्वारा जिस निरंकुश लोकतंत्र की स्थापना, जिस निरंकुश राजतंत्र की स्थापना लॉक ने की, जिस निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हॉब्स ने की, लॉक ने उसमें थोड़ा सुधार किया, फिर भी वो पूर्ण रूप से निरंकुश राजतंत्र था। लेकिन रूसो ने अपने विचारों में विभिन्नता दी और उसने ये समझाने का प्रयास किया कि हम सब समाज और राज्य में रहते हैं तो हमारी कुछ सामान्य इच्छाएं होती है। इन सभी इच्छाओं में स्वतंत्रता, सत्ता, हित और समानता शामिल है। तो ये सब मिलकर ही सामान्य इच्छा का निर्माण करते हैं, लेकिन निरंकुश राजतंत्र का वो विरोध करता है और स्पष्ट शब्द में लोकतंत्र की आधारशिला रखते हुए ये कहता है कि मनुष्य का जीवन इन सब के बीच में सुरक्षित रहना चाहिए और वही सुरक्षा सामान्य इच्छा के सिद्धांत में रूसो के शब्दों से उजागर होती है। तो रूसो ने ये समझाने का प्रयास किया कि सामान्य इच्छा के निर्माण के संबंध में रूसो का मानना है कि जब कभी जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो जनता का प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न पर अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। यदि सभ्य सुसंस्कृत है तो उसमें नागरिकता की भावना हो तो विचारों का आदान प्रदान व्यक्तियों की स्वार्थमय इच्छाओं को नष्ट कर देता है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है और पारस्परिक वाद विवाद के फलस्वरूप व्यक्तिगत इच्छाएं परिष्कृत हो जाती है, जिससे इच्छा का सर्वोत्तम रूप प्रकट होता है और यही सामान्य इच्छा है। रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में अंतर किया है। तो रूसो ने अपने इस सिद्धांत में ये समझाने का प्रयास किया कि जिस समाज और राज्य में हम निवास करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे विचार और विचारधाराएं मौजूद हैं। यदि उन विचार और विचारधाराओं के समक्ष यदि कोई समस्या आती है तो प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण भिन्न होता है। इसे हम यूं समझें कि जब मनुष्य को ईश्वर ने अलग आंखें दी हैं, अलग मस्तिष्क दिया है, तो इन आंखों से जो नजर दी है हमको देखने की क्षमता, वो क्षमता सबकी अलग अलग है कि नजर से ही नजरिया बनता है और वो नजरिया कहाँ से परिष्कृत होता है? मस्तिष्क से। कि प्रत्येक व्यक्ति की नजर और नजरिए में बहुत ही अंतर होता है और ये अंतर हमें समाज में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब कोई समस्या आती है। तो रूसो का मानना है कि जब यदि समाज में कोई समस्या आती है तो प्रत्येक व्यक्ति उस समस्या का समाधान अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार सोचता है और जब उसका दृष्टिकोण
उन विचारों की समस्या के वाद विवाद के रूप में जब वो कार्य करता है तो उसका व्यक्तिगत हित उस समय गौण हो जाता है और एक सामान्य हित की जो सबके लिए एक मिसाल बने, ऐसी बात उभर कर आती है। यदि समाज सुसंस्कृत है, यदि समाज सभ्य है, तो उसके दृष्टिकोण में वो सुसंस्कृत और वो सभ्यता दिखाई देगी जो पूर्ण रूप से हमें समाज के दृष्टिकोण पर हमें उसका प्रभाव दिखाई देता है। यदि समाज में इस स्थिति को जिसमें व्यक्तिगत समस्याएं गौण हो जाती है और सामान्य इच्छा ऊपर आ जाती है, वही है सामान्य इच्छा का सिद्धांत कि पर्याप्त वाद विवाद से ऐसी सामान्य इच्छा या ऐसी सामान्य बात जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हित शामिल है, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता शामिल है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, हित तीनों ही बातें शामिल है, और वही है सामान्य इच्छा। लेकिन मनुष्य के दृष्टिकोण में जब अंतर आता है तो वो दृष्टिकोण में इच्छाओं के रूप परिवर्तित हो सकते हैं। तो रूसो ने इस सामान्य इच्छा के सिद्धांत में दो अलग अलग विचारों का भी वर्णन किया है और उसने ये समझाया कि सामान्य इच्छा में यथार्थ इच्छा, जिसे उसने एक्चुअल विल कहा है, और आदर्श इच्छा, जिसे उसने रियल विल कहा है, इसे दो भागों में विभाजित किया है। यथार्थ इच्छा वह इच्छा है जिससे व्यक्ति स्वयं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जो वो विचार करता है, वो उसकी यथार्थ इच्छा है, यानी एक्चुअल विल है। उस समय वो केवल अपना लाभ देखता है, क्षणिक है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि इसके दूसरी तरफ आदर्श इच्छा होती है। आदर्श इच्छा का अर्थ ये है कि अपने व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ वो पूरे समाज के लाभ की भी बात सोचता है, और वही उसकी आदर्श इच्छा है। इसे रूसो ने और डॉक्टर आशीर्वादम ने परिभाषित करने का प्रयास किया है कि जो पृष्ठभूमि उसने बताई कि सामान्य इच्छा और यथार्थ इच्छा में कहीं अंतर आ जाता है, उसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे यथार्थ इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ की पुष्टि हो, जो स्वयं व्यक्ति में केंद्रित हो। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में वह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, यह क्षणिक, तुच्छ, संकुचित तथा स्व विरोधी होती है। और इसी के विपरीत है आदर्श इच्छा। आदर्श इच्छा मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। इस इच्छा में व्यक्ति स्वार्थ का स्थान सामाजिक हित ले लेता है, व्यक्तिगत स्वार्थ का स्थान सामाजिक हित ले लेता है तथा सामाजिक हित के साथ सामंजस्य तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर दबाव व सामाजिक हित की प्रधानता होती है। डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा है कि यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है, वह विवेकपूर्ण इच्छा है, यह व्यक्ति तथा समाज में सामंजस्य प्रकट करती है। T.H. ग्रीन ने कहा है कि सामान्य आदर्शों की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। और बोसांके ने अपनी कोटेशन के द्वारा समझाने का प्रयास किया कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छा का समूह होता है जिसका लक्ष्य सामान्य हित होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यथार्थ इच्छा वो इच्छा है जो क्षणिक है, व्यक्तिगत है, स्वार्थी है, लेकिन कुछ समय पश्चात ऑटोमेटिकली वह इच्छा आदर्श इच्छा में परिवर्तित हो जाती है, जहां व्यक्ति केवल अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने क्षेत्र या समाज का नहीं,
बल्कि सबके लिए सोचता है, जिसमें उसके सामान्य हित की बात उसमें आ जाती है कि समाज का हित ही हम सबका हित है, और वो इच्छा होती है आदर्श इच्छा। तो इन दोनों इच्छाओं के माध्यम से जिस सामान्य इच्छा के सिद्धांत का रूसो ने प्रतिपादन किया, वो लोकतंत्र की आधारशिला था, और उस लोकतंत्र की आधारशिला में समानता, स्वतंत्रता, सत्ता, हित, कर्तव्य सभी चीजें उसमें मौजूद थी, और इन सभी चीजों के सामंजस्य को ही वो सामान्य इच्छा बताता है कि इतनी सारी चीजों को संतुलित करना, कौन कौन सी चीजें, समानता, स्वतंत्रता, सत्ता और हित, ये सारी चीजें, और उसमें कर्तव्य भी, ये सारी चीजें जब एक होकर संतुलित हो जाती है तो वही है रूसो की सामान्य इच्छा। और इन सब के साथ मानव मात्र की महत्ता भी बनी रहनी चाहिए कि जो व्यक्ति इन सारी चीजों को मान रहा है उसमें उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए, और वह है मानव मात्र की महत्ता। और इसीलिए रूसो मानव मात्र की महत्ता के प्रतिनिधि कहलाए, और लोकतंत्र के वो आदर्श कहलाए जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना की, लोकतंत्र का आधार बने। और इसी तरह से रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो यथार्थ और आदर्श इच्छा के रूप में प्रकट होती है।